मुंबई में टिम्बर मार्केट में आग लगने की घटना सामने आई है। देर रात लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है अभी। और आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां वहां पर अभी मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 20 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पर पहुंची हैं। आग से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई टिम्बर मार्केट है ये, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रात में ये आग लगी थी और अब तक जो देर रात आग लगी उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सकता है। धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। ये आग काफी फैल चुकी है और 20 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की अभी भी वहां पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक जो जानकारी है कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये आग कैसे लगी अब तक इस बात की जानकारी नहीं है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे आग लगने की घटना सामने आई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप मार्केट की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए कि आग बुझाने की कोशिश जारी है अभी भी वहां पर। जब देर रात 2 बजे आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर और अभी फिलहाल रेस्क्यू किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है वो तस्वीर भी देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे परेड में मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर फहराएंगी तिरंगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता, प्रगति, सैन्य शक्ति और नारी शक्ति का किया जाएगा प्रदर्शन। परेड में पहली बार महिलाओं की तीनों सेना की टुकड़ी होगी शामिल। परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथि लेंगे हिस्सा। पहली बार परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए मधुर संगीत के साथ करेंगी परेड की शुरुआत। 26 जनवरी की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ से होकर नेशनल स्टेडियम में समाप्त होगी। लगभग 90 मिनट की अवधि तक चलेगी गणतंत्र दिवस परेड। मार्च करते हुए महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी की होगी पहली भागीदारी। 15 महिला पायलट भी नारी शक्ति का करेंगे प्रतिनिधित्व। सीआरपीएफ की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी शामिल होंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम। इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर पहुंचेंगे। पारंपरिक बग्गी में पहुंचेंगे दोनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 40 वर्षों के अंतराल के बाद इस साल फिर शुरू की जा रही है ये परंपरा। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा, फिर स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद परेड शुरू होगी। सुबह 10:05 पर पीएम द नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 10:22 पर कर्तव्य पथ पहुंचेंगे। 10:25 पर उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे कर्तव्य पथ। सुबह 10:27 पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि फ्रांस के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। फिर 10:30 बजे परेड शुरू होगी। परेड 90 मिनट की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे का आज दूसरा दिन मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। परेड में फ्रांस का मार्चिंग दस्ता और बैंड भी शामिल। फ्रांस की वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान पर एक एयरबस A330 मल्टी रेल टैंकर परिवहन विमान भी समारोह में शामिल है। मैक्रोन राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम में भी शामिल होंगे। आज शाम 7:10 पर राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू संग बैठक करेंगे इमैनुअल मैक्रोन। रात 10:05 पर दिल्ली से फ्रांस के लिए रवाना होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सुबह 9 बजे पटना के गांधी मैदान में झंडारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में 14 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सुबह 9 बजे लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे ध्वजारोहण। राजस्थान में मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 9 बजे होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र मार्च पास्ट की लेंगे सलामी, ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश में 23 मंत्री फहराएंगे तिरंगा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में चल रही सियासी सरगर्मी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि नीतीश कुमार सीधे बीजेपी नेतृत्व से बात कर रहे हैं। गठबंधन पर नीतीश की बीजेपी नेतृत्व से सीधी बात चल रही है। अमित शाह बिहार के सहयोगी दलों से चर्चा कर रहे हैं। नीतीश से गठबंधन पर सहयोगी दलों से अमित शाह भी चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के लिए फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है कि किस फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि एनडीए में वापस आने पर नीतीश को केंद्र में मंत्री बनाया जाए या विधानसभा चुनाव तक नीतीश को सीएम बनाए रखा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद नीतीश के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। तो देखिए बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेतृत्व से नीतीश की सीधे बातचीत हुई है और जो खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश पाला बदल सकते हैं, देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश से गठबंधन को लेकर कुछ शर्तों पर बातचीत हुई है। शाह सहयोगी दलों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के लिए फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की भी है कि एनडीए में वापस आने पर नीतीश को केंद्र में मंत्री बनाया जाए या फिर विधानसभा चुनाव तक नीतीश को सीएम बनाए रखा जाए। चर्चा इस बात की भी की जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद नीतीश के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। नमस्ते भारत में बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की, जिस पर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पर पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई के सर्वे से उनका जो पक्ष है वो मजबूत हुआ है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। अनगिनत हमने 300 प्लस मूर्तियाँ एकन्नी दुवन्नी चौवन्नी जो निकला है। मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके यहाँ पे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। अनगिनत मूर्तियाँ, अनगिनत जो हमारे साक्ष्य थे 300 से भी ज्यादा, वो साक्ष्य खोल करके सामने आए। सिक्के, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये दावा करने वाले हिंदू पक्ष को मजबूती देने के लिए एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन भी मिल गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई। एएसआई ने 84 दिनों की स्टडी के बाद रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने में एएसआई को 36 दिन का समय लगा। पूरी रिपोर्ट 839 पेजेस में दर्ज है। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्षकारों ने उन फैक्ट्स को सार्वजनिक किया जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष ने दावा किया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर भी लिखे मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे। मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी इस बात की गवाही देती है कि पहले यहाँ मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1-2 नहीं 350 से ज्यादा सबूत एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज हैं, जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था और हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके यहाँ पे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। एएसआई ने अपनी फाइंडिंग में ये भी कहा है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस इंस्क्रिप्शन में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज्ड हैं और महामुक्ति मंडप जो स्कंद पुराण में जिसका जिक्र होता है वो भी इसमें मेंशन होता है। एएसआई ने ये भी बताया कि जो पिलर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं। 350 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और वो सारे आर्टिफैक्ट्स हिंदू देवी देवताओं के हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं। एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पहले नागर शैली में बना मंदिर था। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। परिसर में हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियां मिली हैं। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। तहखाना S2 में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इतना ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर मंदिर था और बाद औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़ा गया। एएसआई को सर्वे में वो शिलालेख भी मिला जिसमें औरंगजेब का आदेश दर्ज है। कि औरंगजेब का जो फरमान था वो मजलिस आलमगीरी में कोटेड है
और औरंगजेब के फरमान में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि उसने एक मंदिर को तोड़ा और एएसआई ने उस औरंगजेब के फरमान पे भी हेवली रिलाई किया। शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है? अमेरिकी वैज्ञानिकों की मदद से तैयार की गई एएसआई की पूरी रिपोर्ट 3 हिस्सों में है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की जानकारी है। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारी बात सच साबित हुई, हमारा दावा मजबूत है। अनगिनत हमले 300 प्लस मूर्तियां एक अन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी जो निकला है। पश्चिमी जो दीवार है गेट, उसके नीचे नंदी भगवान मिले हैं। कई प्रकार की ये एक अन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी मिला है और तरह तरह का छोटे छोटे बड़े अर्घे मिले हैं। टूटा फूटा बहुत सामान, तांबे का, पीतल का बहुत सी मिले हैं। अनगिनत मूर्तियां, अनगिनत जो हमारे साक्ष्य थे 300 से भी ज्यादा, वो साक्ष्य खोल करके सामने आए। सिक्के, दिए, क्या क्या सबूत थे, जो सबूत थे वो सबके सामने खोल करके आ गए। 22 का जो रिपोर्ट आया वह भी उत्साह वाला था। आज उनके ही जो है एएसआई का रिपोर्ट यह साबित कर दिया कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। एएसआई की रिपोर्ट और हिंदू पक्ष के दावे ने सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी। ओवैसी ने ट्वीट कर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे अवैज्ञानिक और एएसआई को हिंदुत्व की कठपुतली करार दिया। वहीं गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अब मुसलमानों को मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। हिंदू पक्ष के दावों के बीच मुस्लिम पक्ष अभी मौन है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद इस मामले में अगला कानूनी कदम उठाया जाएगा। तो देखिए, एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वाराणसी से वीरेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, क्योंकि एएसआई की सर्वे अब सामने है और हिंदू पक्ष ने इसे सार्वजनिक भी किया है, किस तरीके से अब इस पूरे पक्ष पर हिंदू पक्ष जता रहा है अपना पक्ष और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मजबूत पक्ष हमारा है? देखिए, साफ साफ जो सर्वे की रिपोर्ट है 839 पेज की, 92 दिन सर्वे चला और उस सर्वे को गैग ऑर्डर नहीं था कोर्ट की तरफ से कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। इसलिए आनन फानन में विष्णु शंकर जैन जो मुख्य वकील हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि जो हम कहते थे, जो हमने सुना था, जो हमने देखा था, वही चीजें सभी सामने आई हैं। एएसआई सर्वे में जो बहुत ही हाई टेक्निक से, जीपीआरएस टेक्निक से लेकर हर जगह पर कोने कोने पर जिसने जाकर सर्वे किया, केवल वजू खाने को छोड़कर। लेकिन अब हमारी अगली मांग होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा दाखिल करेंगे कि अब वजू खाने में भी एएसआई सर्वे किया जाए। वजू खाने में भी वो सारे तथ्य सामने आएंगे जिसकी बात हम कहते रहे हैं, हम जानते रहे हैं। इसलिए जिस टेक्निक की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए जो सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत हुए, वो दिखे और उसी बात का उन्होंने उल्लेख किया और साफ कहा कि यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पहले एक ढांचा था, उस ढांचे को ढहाकर उसी ढांचे का इस्तेमाल करके उस ढांचे के प्लास्टर को, उस ढांचे के खंबे को, तमाम चीजों को इस्तेमाल करके एक नई मस्जिद का निर्माण कराया गया। और निश्चित तौर से जब एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है तो हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत बता रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बिहार की राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश के मन में क्या है। ये चर्चा अब और आगे बढ़ गई है और अब अटकलें हैं कि नीतीश कुमार अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला या एनडीए में जाने का फैसला है? नीतीश इसके संकेत भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर नीतीश फिर क्यों पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं? किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। एनडीए में आएंगे, स्वागत है एनडीए में आ जाए नीतीश जी। जो भी होगा 1-2 रोज के अंदर में होगा। बिहार की सियासत में फिर वही सवाल है, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं?
कभी हाँ कभी ना वाले अंदाज में बिहार कुमार फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां से सियासी कयासबाजी तेज हो गई है। अटकलें लगने लगी हैं कि नीतीश कुमार अगले चंद घंटों में फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। करीब करीब एडवांस स्टेज में एनडीए में आएंगे। जो भी होगा 1-2 रोज के अंदर में हो जाएगा। इन अटकलों की तस्दीक दिल्ली से पटना तक चल रही सियासी सरगर्मी कर रही है। पटना में नीतीश ने जेडीयू के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ, तो दिल्ली में अमित शाह ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बिहार के हालात पर चर्चा की। सवाल यह है कि आखिर मजे से चल रही महागठबंधन की सरकार में ये संकट कैसे आ गया? आखिर क्यों नीतीश कुमार के मन में फिर एनडीए को लेकर प्रेम के अंकुर फूटने लगे हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले नीतीश का ये बयान सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर परिवारवाद पर अटैक करते हुए नीतीश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बयान लालू प्रसाद यादव के कुनबे को चुभ गया। सिंगापुर में रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने 20 मिनट में एक के बाद एक 3 पोस्ट की। रोहिणी ने भी अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जाहिर है निशाना नीतीश थे। रोहिणी आचार्य कौन है, उसको इतना रिस्पांस दे रहे हैं आप? अब हमारा ही बेटा कहीं कोई ट्वीट कर देगा। आजकल के जो हालात है ट्वीट में आने का और सोशल मीडिया में छाने का, जो एक बीमारी लग गई है बच्चों को और कुछ लोगों को, ये तो बीमारी है, ये छोड़िए ना इसको। वो बच्ची हैं, छोटी बहन है, उन्होंने जो कहा है, कहाँ से कहा, किसको कहा ये नहीं मालूम। वो क्या बोली नहीं बोली उस पर बहुत टिप्पणी भी नहीं करना है ना उसको। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मीडिया में देख रहा हूँ, 1-2 जगह और आया है, मुझे मिलने लोग आए थे, क्योंकि मतलब इसका नहीं है। रोहिणी ने अपना ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसी बीच पटना में नीतीश ने 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। 3 फरवरी को झारखंड में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी। 4 फरवरी को पीएम के साथ बेतिया में मंच साझा करने पर सहमति जताई। इन खबरों के बीच नीतीश के करीबी और राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी दिल्ली के लिए उसी प्लेन से रवाना हुए जिसमें बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी सवार थे। दोनों अगल बगल की सीट पर सवार थे। हालांकि दिल्ली पहुंचकर केसी त्यागी महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, लेकिन बिहार में नीतीश के करीबी कुछ और इशारा कर रहे थे। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री शुरू से जो अच्छा होगा वो करते आए हैं, आगे भी करेंगे। पहले भी बीजेपी के साथ रहे, लंबे समय तक रहे। बीजेपी के बाद हम लोग महागठबंधन में आए, फिर बीजेपी में गए। तो जिधर मुख्यमंत्री जी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी हम लोग के इंजन है, हम लोग बॉगी हैं, उधर साथ साथ जाएंगे। उसमें कहाँ अलग होने से तो पटरी से उतर जाएंगे हम लोग। इन सियासी संकेतों और सरगर्मी के बीच पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक महज 25 मिनट में खत्म हो गई। बैठक के बाद न तो कोई प्रेस नोट जारी किया गया और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे साफ है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के नेता अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। कल गणतंत्र दिवस है, उसी अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं। सरकार में अभी ठीक है तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। इंडिया गठबंधन में अनदेखी और सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खटपट से नीतीश पहले से नाराज थे। जेडीयू का एक बड़ा धड़ा लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश पर एनडीए में वापसी का दबाव बना रहा था। जिस तरह नीतीश ने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला और अब नीतीश जो संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद अहम है।
जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है। पटना में आरजेडी नेता फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दिल्ली से बीजेपी के दिग्गजों की नजर बिहार पर है। गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नीतीश बड़ा फैसला लेंगे, यानी 4 फरवरी को जब पीएम बेतिया में सभा करेंगे तब तक शायद बिहार की सियासी तस्वीर बदल चुकी होगी। देखिए, बड़ी खबर, नीतीश की नाराजगी की खबरों से कांग्रेस में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। खड़गे ने अखिलेश सिंह को नीतीश से बात करने को कहा। नीतीश की नाराजगी पर राहुल गांधी ने भी जानकारी मांगी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा है कि आखिर नीतीश कुमार नाराज क्यों हैं। तो देखिए, नीतीश से बात करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी नीतीश की नाराजगी को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है और नीतीश की नाराजगी पर एक्शन में अब कांग्रेस है कि आखिर क्यों एक बार फिर से मन बदल रहे हैं नीतीश कुमार। और नमस्ते भारत में आपको बड़ी खबर बता दें। देखिए, आज गणतंत्र दिवस का मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने लिखा कि देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। 75वां गणतंत्र दिवस और अलग अलग तरीके से जश्न की तैयारी है आज के लिए। और जो आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। महिला सशक्तिकरण की झलक भी परेड में दिखाई देगी। तमाम चीजें जिसके लिए जानकारी आपको एबीपी न्यूज आज दिन भर देते रहेगा। जो भी अपडेट और तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे।